अस्सलाम वालेकुम वन। आज हमने जो लास्ट वीडियो थी, जो हम आर्टिकल कर रहे थे इलेक्ट्रोस्कोप का, उसका पार्ट नंबर 2 करना है। मतलब उसके जो टारगेट 2 एंड 3 है वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो रिकमेंडेशन आपके पास वही है कि जो प्रीवियस वीडियो आप देखें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो समझ आ जाए ईज़िली। तो देखिएगा, आज हमने टारगेट नंबर 2 पहले क्लियर करना है। टारगेट नंबर 2 क्लियर करने से पहले आपने क्या करना है, हमने बात की थी कि आपने सबसे पहले चार्जिंग करनी है। चार्जिंग आप जैसे मर्ज़ी करें, जो सी मर्ज़ी चार्जिंग करें। जैसे मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेथड जो मर्ज़ी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हो सकता है या कंडक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है। इस कंडक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन भी कहते हैं। और आप जो सी मर्ज़ी का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, अब आपका यहाँ पे टारगेट नंबर क्या है, हमारे पास 2 है। तो टारगेट नंबर 2 में हमने बात याद रखनी है कि टारगेट नंबर 2 हमारे पास ये था कि आपने डिटेक्शन ऑफ टाइप करनी है। डिटेक्शन ऑफ टाइप की अगर हम बात करें तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइप हम कैसे क्या कर सकते हैं। टाइप का मतलब ये है कि आपने बताना है कि आपके पास जो चार्ज है टेस्ट बॉडी के ऊपर वो प्लस में है कि माइनस में है। पहले तो हमने बस ये किया था कि चार्जेस डिटेक्ट किए थे कि चार्जेस मौजूद है कि नहीं है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम करेंगे चार्ज आपने कर लेना अपने इलेक्ट्रोस्कोप को। या तो आप पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ये डायग्राम्स मैंने बुक से ली हैं ताकि हम आर्टिकल ज़्यादा मिक्सअप ना हो। तो ये ज़रा पहले आप डायग्राम देखें 13.9a। तो फिगर नंबर 1 के अगर अंदर हम देखें तो एक आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि हमने क्या किया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। मतलब इसकी आपकी पूरी बॉडी के अंदर मोस्टली चार्जेस क्या हैं, प्लस के ही हैं। अगर हम आगे देखें तो आप क्या करते हैं, अब इससे क्या करेंगे, इस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से आप टाइप फाइंड करेंगे कि आपकी टेस्ट रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस है कि माइनस है। तो आप यहाँ पे क्या लेके आए, टेस्ट रोड पास लेकर आए हैं। आप देखिएगा टेस्ट रोड के ऊपर भी आपका प्लस चार्जेस हैं, तो होगा क्या, प्लस चार्जेस जो आपकी पूरी बॉडी में थे, डिस्क में थे, वो रिपेल होके वो भी कहाँ चले जाएंगे, लीव्स में चले जाएंगे। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, आपके सारे के सारे प्लस चार्जेस यहाँ से रिपेल हो गए, डिस्क से रिपेल हो गए, कहाँ पे आ गए हैं, लीव्स में आ गए हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पे क्या थे, दो दो चार्जेस से जो डिफ्लेक्शन आपके पास, रिपल्शन थोड़ी कम होगी, लेकिन अब क्या हुआ है, इस टेस्ट रोड की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि रिपल्शन अब ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या बात समझ आती है, अगर आपने क्या किया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और आप रोड भी पॉजिटिवली चार्ज ले आते हैं, तो फिर क्या होगी, डिफ्लेक्शन आपकी इंक्रीज़ करेगी। लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल आप कहना के चाह रहे हैं, आपने क्या बात समझी, अगर रोड आपके पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आप जो टेस्ट बॉडी पास लेके आए हैं उसकी वजह से आपकी जो लीव्स हैं उसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो गई है, मतलब रिपल्शन ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के ऊपर भी क्या कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो अगर हम क्या करें, यही एक्सपेरिमेंट नेगेटिव बॉडी के साथ करें, तो नेगेटिव बॉडी की देखें, आपके प्लस चार्जेस क्या होंगे, सारे के सारे प्लस चार्जेस आके अट्रैक्ट होकर कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्क में आ जाएंगे। अब लीव्स के अंदर आपके पास क्या है कि चार्जेस कम हो गए हैं, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक सिंपल बात समझ आती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपने चार्ज किया है, प्लस में इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज किया है या नेगेटिव किया है, और उसी चार्ज वाली आप बॉडी क्या ले आते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले आते हैं, तो फिर क्या होगी, डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ करेगी। और अगर आप अपोजिट चार्ज वाली बॉडी लेकर आते हैं तो फिर क्या करेगी, डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ करेगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो इलेक्ट्रोस्कोप था वो नेगेटिवली चार्ज था, तो उसके पास आप नेगेटिवली चार्ज रोड ही लेकर आओगे तो डिफ्लेक्शन उसमें इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। तो क्या और दूसरी बात, अगर आप ऑपोजिट चार्ज प्लस वाली रोड लेकर आओगे तो डिफ्लेक्शन उसमें डिक्रीज़ करेगी। तो सिंपल क्या बात समझ आती है, आपने सबसे पहले चार्जिंग करनी है। टेस्ट रोड को पास लाने की वजह से अगर तो आपके पास क्या है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ करती है, तो बॉडी के ऊपर भी आके वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रोस्कोप को जिससे आपने चार्ज किया है। ठीक है। और अगर डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ करेगी तो बॉडी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा। तो ये आपका सिंपल मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी टाइप ऑफ चार्ज कौन सी है। इसका क्या मतलब है, टाइप ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने चार्जिंग सबसे पहले करनी है, उसके बाद ये दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं आगे। इसी को अगर हम बुक से अब रीड करने तो यहाँ के लिखा हुआ है डिटेक्शन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिएगा, फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्जेस आपने इलेक्ट्रोस्कोप के पहले या तो पॉजिटिवली चार्ज कर लेना है तो नेगेटिवली चार्ज करें, जिस मर्जी मेथड से करें। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, सपोज करें कि आपने पॉजिटिवली चार्ज किया, जैसा कि अभी हमने डायग्राम्स में भी देखा है।
और ये आपने डायग्राम तीनों इसके साथ बनानी भी हैं। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब डायग्राम आप एक जनरल सी बना दें जिसमें आपका एक प्रोसेस बस समझ आ रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप की बेसिक आप एक कंस्ट्रक्शन वाली डायग्राम बना दें फिर भी काफ़ी है। आगे क्या लिखा बना हो, इन ऑर्डर डिटेक्टर चार्जेस, अगर आपने क्या करना है चार्जर डिटेक्ट करने हैं, आपने ब्रिंग करना है चार्ज बॉडी को, मतलब चार्ज बॉडी यहाँ पे वो टेस्ट बॉडी है जिसको आपने चेक करना है ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, डिस्क के पास लेके आना है, टच नहीं करवाना, ठीक है। अगर क्या होता है डेविएशन आपकी लीव्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, तब बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस केस में पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने चार्जिंग भी पॉजिटिव की है। और अगर हमारे पास डेविएशन क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, तो उस केस में आपके पास ऑपोजिट चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपने दोनों तरह से याद रखना है, लेकिन बुक पेपर में आप एक तरह ही लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी टारगेट है वो ये था कि आपने फाइंड करना है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। वैसे ये तो आप बगैर चार्जिंग के भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में चार्जिंग के लिए हासिल लिखा हो तो ये भी देख लेते हैं। अब कंडक्टर और इंसुलेटर में बस ये फ़र्क है कि कंडक्टर के अंदर से आपके चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, इंसुलेटर के अंदर नहीं करते। तो इलेक्ट्रोस्कोप आइडेंटिफाई द कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो भी यूज टू डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर। इसके लिए आपने क्या करना है, जिसको चेक करना है कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उसको आपने टच करवा देना है, किसके साथ टच कर देना है, डिस्क ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद द मटेरियल अंडर टेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, अगर तो इंसुलेटर है तो ना तो चार्जेस ने रिपेल होना है, मतलब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, लीव्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर कंडक्टर होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे। इसका क्या मतलब, अगर लीव्स क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से, तो होगा क्या कि बॉडी आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर है। और अगर आपकी लीव्स अपनी जगह चेंज नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसुलेटर है, मतलब उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस हुए ही नहीं है। तो ये बेसिक आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और एक साथ में आपके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से आर्टिकल याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इस चैप्टर का सबसे, बल्कि हम कहेंगे कि फिजिक्स की आपकी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ, और ये सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन भी है क्योंकि इससे मिलता जुलता लॉन्ग क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की फॉर्म में। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ज़रा देखिए, हमने यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले पॉइंट चार्ज डिस्कस करने हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये आपने मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द चार्जेस ऐसे चार्जेस उस साइज मतलब जिसका डायमीटर और जिसका साइज़ होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट, मतलब ऐसे चार्जेस जिसका साइज़ छोटा है और जिसकी आपके पास क्या है, उनके दरमियान फासला क्या है वो ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस कहते हैं। जैसा कि आप ये फिगर नंबर 13.10 और 13.10 ए एंड बी में देख सकते हैं, ये 2 चार्जेस हैं। इनका जो साइज़ है वो आके इनके बीच फासले से क्या है, छोटा है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है पॉइंट चार्जेस। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अब देखिए पॉइंट चार्जेस के ऊपर भी आपके पास जो मर्जी चार्ज हो सकते हैं, प्लस सिमिलर चार्जेस भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। तो देखिए अपोजिट चार्जेस में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है और सिमिलर चार्जेस में यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। तो ये फोर्स कैलकुलेट कैसे करनी है, इस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक लॉ है, उसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो क्या है, बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, देखें पहले हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, लेकिन इन दोनों को एक ही नाम है अगर आपने कहना है तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं या एक और नाम भी कहते हैं, इसे हम कूलम फोर्स भी कह सकते हैं बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलम्स लॉ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कूलम्स लॉ देखें तो कूलम्स लॉ हमारे पास ये है, बिल्कुल वैसी डेरिवेशन है जैसे कि आपके पास न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की थी। इधर देखिएगा ये फोर्स है और ये आपके पास क्या है, Q1 और Q2 आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ये पॉइंट चार्जेस का वर्ड यहाँ पे लाजमी रखना है। और ये सिमिलर है, ऑपोजिट है, ये बात आपने याद नहीं रखनी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी से आएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इसी से आएगी। और आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है कि आपके पास दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन देयर आप सेंटर्स कह सकते हैं, वो क्या है, इसे आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्मॉल आर से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये याद रखना है, सबसे पहले जैसे ही हमारे पास क्या है कि फोर्स आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। और फोर्स हमारे पास उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप चार्ज ज़्यादा करते रहेंगे उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी।
ये जैसे आपने पीछे कहा था कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है, यहाँ पे 4 चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा आ जाएगी। और दूसरा हमारे पास क्या है कि आपके पास ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपने न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में डिस्टेंस का रिलेशन देखा था। फोर्स आपकी इन्वर्सली रिलेशन करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका क्या मतलब है, अगर आप फासला ज़्यादा करते रहेंगे तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होती रहेगी। तो ये दोनों बातें सिंपली समझ आती हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने एक कॉमन रिलेशन बनाना है तो इसको हम क्या कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास ये जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म ये बन जाता है। ये आपके पास पहले क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, जिसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ये नीचे वाला आपका क्या है, इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। और इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास जॉइंट वेरिएशन बन जाती है, जिसे आप मैथ में पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन को अगर हम इक्वल के साइन मतलब एक फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आपने इसे इक्वल के साइन से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है वो के है। और के का जनरल नाम अगर हम यहाँ पे कहें तो के का जनरल नाम हमारे पास है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसे नाम क्यों कहा गया है इसे, इसका नाम इसलिए ये है क्योंकि इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से कॉन्स्टेंट यहाँ पे एज्यूम किया है, जिसका नाम हुआ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों डायग्राम यहाँ पे मस्त आपने बनानी है। डायग्राम में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तो इसमें आपने ना याद रखना है, अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी दोनों की तरफ आएगी, ऐसे अंदर की तरफ। और अगर आपके पास क्या है सिमिलर चार्जेस हैं, ये आप माइनस वाले भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन आउटवर्ड की डायरेक्शन में आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ के है, जाहिर सी बात है के का बता दिया है तो अब बताना है के, आपके के की डिफरेंट चीज़ें भी बतानी है। इधर लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेस के बीच में आपके पास मीडियम कौन सा है। मीडियम आप यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में पेपर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या कुछ आप वैक्यूम भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, मीडियम पे डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, के की वैल्यू डिपेंड करती है। अब आपने ना याद रखना है, अब न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर के की वैल्यू नहीं गिवन तो आपने उसे अब मीडियम अज्यूम करना है, एयर ही अज्यूम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, वो क्या है, एयर है। द वैल्यू ऑफ के हमारे पास फिर क्या होगी, 9 × 10⁹ और आगे लिखा हुआ है यूनिट के का। ये यूनिट कैसे आया है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये वैल्यू याद करें, 9 × 10⁹। बच्चे न्यूमेरिकल्स के अंदर जल्दी जल्दी में 9 × 10⁻⁹ लिख देते हैं। -9 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे आपने +9 ही लिखना है। तो ये आपने ज़रा याद रखनी है बात कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर मीडियम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मतलब के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है ना, सॉलिड्स के लिए कुछ और होगी, लिक्विड के लिए कुछ और होगी, एयर के लिए कुछ और होगी। तो अगर न्यूमेरिकल में नहीं गिवन तो आपने उसे एज्यूम करना है कि एयर ही है आपके दोनों चार्जेस के बीच में। तो एयर होगी तो उसकी के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू आपकी एमसीक्यूज में भी बहुत आती पेपर में, और ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मस्त लिखनी है। और अगर हम यहाँ से के का फार्मूला निकालें तो के का फार्मूला क्या आता है, के Q1 Q2 उधर जाके डिवाइड हो जाते हैं और आर्स के उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है के का। नेक्स्ट हमने यूनिट की बात की थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे यूनिट है। ये आया कहाँ से, ये डेरिवेशन ऑफ यूनिट की हम पढ़ लेते हैं, या आप ज़रा नोट डाउन कर लें, वो किताब में नहीं लिखा हुआ। देखिए रूल बिल्कुल वही सेम है कि आपने जो हम पहले से पढ़ते आते हैं, जब भी जिस किसी चीज़ का यूनिट आपने निकालना है तो आपने उस चीज़ का सबसे पहले फार्मूला लिखना है। तो अगर अब हम यूनिट निकाल रहे हैं के का, तो के यूनिट निकालने के लिए फार्मूला हमने के का पहले ही पिछली स्लाइड में निकाल लिया था। अब आपने दोनों साइड पे यूनिट पुट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा के लिखा हुआ इसका, तो इसके यूनिट तो हमने निकालने हैं, तो हम सिंपल लिख दिया यूनिट ऑफ के यहाँ पे आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी राइट हैंड साइड है ये, तो यहाँ देखिए फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल एन लिख दिया। आर हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। Q1 और Q2 का यूनिट, Q हमारे पास अब चार्ज है, अब चार्ज यूनिट कूलम होता है, ये हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि आपके चार्जिस का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने Q1 की भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, दोनों की जगह आपने कैपिटल सी लिख दिया, ये कूलम ही होता है। और आगे देखें ये सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर को अगर जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। और यही यूनिट इन्होंने पीछे वैल्यू में लिखा हुआ है, गौर करें, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ज़रा इसकी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अब लास्ट में अब क्या जाहिर सी बात है, लॉ है तो लॉ एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ कुछ कुछ ही होते हैं, कूलम्स लॉ आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिमिटेशन के नाम से याद रखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है।
लिमिटेशन का मतलब ये आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो कूलम्स लॉ के आपके पास दो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे दो ही लिमिटेशन है। कूलम लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए भाई, मतलब पॉइंट चार्जेस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका साइज़ होता है उसके दरमियान फासले से कम होता है। और दूसरा हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो चार्जेस आपके कहाँ पे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो ये सिंपल दो हमारे पास कूलम्स लॉ की क्या हैं, लिमिटेशन है। कंडीशंस भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम कंडीशंस भी लिख लेते हैं वर्ड, क्योंकि एग्जामिनर कौन सा पूछ के आप क्वेश्चन देने वाला है कि भाई मैंने ये वर्ड यूज़ करना है। अब इसकी ना थोड़ी यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। अब बुक से रीड करना, बाकी तो आर्टिकल क्लियर है। कूलम्स लॉ हमारे पास होता क्या है, देखिए, वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। हमें पता है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो आगे आगे हमने ये देखना है, ये फोर्स जो आपकी इफेक्ट कैसे होती है अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या डिस्टेंस चेंज कर दें। तो इन दोनों बातें का आंसर फाइंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर, ये सारी बातें नहीं लिखनी, आपने यहाँ से लिखना है फ्रेंच साइंटिस्ट से। और बच्चे गलती से जल्दी जल्दी में फ्रेंच की जगह फ्रेंड लिख देते हैं, तो ये ज़रा बात आपने याद रखनी है, फ्रेंच साइंटिस्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच साइंटिस्ट, यहाँ से आपने आर्टिकल स्टार्ट करना है। उसका नाम चार्ल्स कूलम था। इसकी आप ये इस ईयर को पैदा हुआ था, यहाँ पे फोत हो गया था, ये छोड़ दें। ये वाली वैल्यू याद रखिएगा कि ये वाली डेट याद रखनी है आपने, ईयर याद रखनी है। 1785 में इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो कि हमारे पास फंडामेंटल लॉ था किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। तो यहाँ पे स्टेशनरी चार्जेस का वर्ड आ जाता है। इसका क्या मतलब है, कूलम्स लॉ हमारे पास ओनली एप्लीकेबल है स्टेशनरी चार्जेस के लिए। इसकी जो ये डेट है 1785, ये आपके पास बहुत बार एमसीक्यूज में आई हुई है, तो ये ज़रा अच्छे से याद करनी है। ये दूसरी वाली डेट इतनी कोई नहीं पूछता। इसी के साथ आगे आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों फोर्सेस की बात हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वही लिखनी है जो आपने बुक में लिखनी है। तीनों आपकी वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है, बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का वर्ड भी बहुत क्रिटिकल है, बच्चे लिखते ही नहीं है, बस लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, तो गलत हो जाएगा सारा, क्योंकि कूलम लॉ चार्जेस के ऊपर नहीं लगता, पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता है खाली, हर किस्म के चार्जेस पर नहीं लगता। ये जो आपके पास फोर्स होती है और डायरेक्टली पोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, मतलब चार्जेस का आपने मल्टीप्लाई करना है। यूनिवर्सली पोर्शन होती है हमारे पास स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन दैम के। यहाँ पे ई बुक के अंदर थोड़ी ये आपकी मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि आपकी ये सारी डेरिवेशन तो मैंने आपकी स्लाइड में करवा दी है पीछे, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। आगे क्या बताया हुआ है, ये आपके पास ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इससे हम क्या कहते हैं, इसी की आप मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, कूलम लॉ की। आप जब भी लॉ लिखते हैं तो उसके नीचे आप फॉर्मूला लिखते हैं, उसके नीचे बताते हैं कि एफ क्या है, क्यू क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, या आर स्केयर क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ हमारे पास फोर्स बिटवीन है टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस का। दूसरा ना हमारे पास कूलम फोर्स भी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ 2 बार। Q1 और Q2 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। आर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। और के हमारे पास कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी है। ये वाली बात हमारे पास हेडिंग उसमें आ जाएगी कि आके डिपेंडेंस ऑफ के किस पे डिपेंड करती है, के हमारे पास डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और अगर एयर मीडियम है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स, मतलब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ से है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर द पॉइंट चार्जेस, और स्टेशनरी चार्जेस भी होने चाहिए। और लास्ट में डायग्राम डेफिनेशन लिखी है कि पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं। इसी के बीच में आप ये 2 डायग्राम्स भी लास्ट में बनाएंगे, 13.10 ए एंड 13.10 टू। अच्छा, ये जो डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है ना, इसे हम कहते हैं कैप्शन। तो आप कोशिश किया करें कैप्शन लाजमी लिखिए। फिगर 13.10 तो नहीं लिखना, लेकिन इसके जो नीचे लिखा हो ये लाजमी लिखा करें कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कैप्शन क्या होता है, और आपको पता है कि कौन सी डायग्राम क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बातें आपने यहाँ तक क्लियर करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये ज़रा क्वेश्चन देखिए, साइड इन्फॉर्मेशन ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास क्या है, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है,
ठीक है। उसके लीव आपके कोलैप्स क्यों कर जाते हैं? अगर हमारे पास क्या है, मेटल रोड है, और उसके अगर रबर रोड है तो कोलैप्स क्यों नहीं करते? तो सिंपल सी क्या बात है, क्या यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि आपके जो मेटल रोड है वो कंडक्टर है और रबर रोड हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। इस वजह से क्या होता है, मेटल रोड के केस में कोलैप्स कर जाते हैं और रबर के केस में कोलैप्स नहीं करते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं जो जो आपने करना है। तो ये सारे लैंग्वेज, अच्छा ज़रा बात ये रखिएगा, जो हेडिंग्स होती हैं और जो आपके पास डेफिनेशंस होती हैं ना, इसको आप एज इट इज़ लिखा करें, क्योंकि एग्जामिनर ने मोस्टली ये चीज़ें देखनी होती हैं। और बाकी आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप उसे लिखें, उसके अंदर अपनी वर्डिंग के अंदर लिखने, कोई गलत नहीं करेगा अगर आपने सही लिखा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर गलत लिखा हुआ तो गलत होगा, पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं, पढ़ के नंबर मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है कि आपने यहाँ तक सारा रिवाइज करना है, पीछे से वीडियो सारी देखनी, क्योंकि कूलम्स लॉ आपके पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके साथ हम ये आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 13.1 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और दोनों के ऊपर आपके पास चार्ज मौजूद है, ऑपोजिट चार्ज है। इसके बाद का आपने टेंशन नहीं लेनी चार्ज कौन सी है, प्लस वाली या नेगेटिव वाली हमें नहीं पता, बस हमने फोर्स फाइंड करनी है। पहला चार्ज आपका 500 माइक्रो कूलम है, दूसरा 100 माइक्रो कूलम है। तो आपने यहाँ पे F1 का Q1 का आंसर यहाँ पे लिख दिया 500 माइक्रो कूलम, और माइक्रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी आपने 10⁻⁻�6। और इसी तरह क्योंकि ऐसा यूनिट हमारा कूलम है, और Q2 में आपने 10 माइक्रो कूलम लिख दिया और यहाँ पे 100 माइक्रो कूलम लिख दिया, और यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻6। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको माइक्रो की वैल्यू याद नहीं होती, तो ये तो बेसिक है, हमने पहले भी कहा था कि 9th क्लास की जो आपकी चैप्टर 1 है वो आपके हर जगह यूज़ होना है। तो जो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, फेमस की याद रखें जहन में। और आगे हमारे पास क्या है कि फाइंड आपने क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। हमें नहीं पता अट्रैक्शन क्या है, रिपल्शन, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अट्रैक्शन की फोर्स फाइंड करनी है। और डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर के बीच में आपने फाइंड। एयर के लिए हमारे पास की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और आर हमारे पास 0.5 मीटर है। सिंपल, आपने बस ये कूलम्स लॉ के अंदर, ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने यूज़ की है, सारी वैल्यूज पुट करके आपने बस आंसर निकाल देना है ना, 1800 न्यूटन। यहाँ से ये वाली इंफॉर्मेशन ज़रा याद रखिएगा, क्या लिखा हुआ है इन ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। ये बात हमें 9th क्लास से पता है, चलो दोबारा पढ़ ली, अच्छी बात। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इस बात, ये बात आपने याद रखनी है। देखें, चार्ज मिनिमम 1 कूलम नहीं होता। 1 कूलम चार्ज का तब क्रिएट होता है जब आपके कितने चार्जेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखना है कि एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कूलम चार्ज, तो फिर आपके पास कूलम जो आपके पास एक यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं, और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। आप यूजुअली देखेंगे चैप्टर के अंदर आपने यूजुअली माइक्रो यूनिट माइक्रो कूलम ही यूज़ करें, क्योंकि रीज़न क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप माइक्रो कूलम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि आपका जो 1 कूलम है 6.25 इन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, जो कि इसका क्या मतलब है, आपके पास जो कूलम है वो बहुत बड़ा यूनिट है, तो आप छोटा यूनिट माइक्रो कूलम यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये नेक्स्ट आगे के देखेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक आपने सारा क्लियर करना है। चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतनी ज़ाहिर सी बात है वीडियो पर रैंक भी ज़्यादा आएगा, और जितनी रैंक ज़्यादा आएगा उतनी वीडियो जल्दी भी आएंगी, और हर चीज़ की मोटिवेशन भी चाहिए होती है। तो आपने इस स्लाइड नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखना है, और स्लाइड नंबर 2 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।